कैम चो मजामा भाई लोग। हिंदुस्तान अपराध जगत में बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, लेकिन आज जिसकी बात करने जा रहा हूं वे लोग अपने आप में दानव थे। ये लोगों को इस हद तक तड़पा तड़पा कर मारते थे कि रूह तक कांप उठेगी। ये कोई एक दो लोग नहीं थे, सैकड़ों लोगों की पूरी गैंग थी। और आज भी कहते हैं कि पूरे दक्षिण भारत में इससे ज्यादा खूंखार गैंग कोई नहीं हुई। एक जमाने में इस गैंग का भौकाल इतना था कि तीन तीन राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लोग पूरी पूरी रात पहरा देते थे। ये कोई तुच्छा मुच्छा गैंग नहीं था। इस गैंग के सभी मेंबर को इस हद तक ट्रेनिंग दी जाती थी कि अगर कोई उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो ये लोग मुंह तक नहीं खोलते। अब सोचो ये लोग कितने हैवान होंगे। कहते हैं कि जो लोग इनके शिकार हुए उनकी डेड बॉडी को देख पुलिस वाले भी डर जाया करते थे। कहा जाता है कि इतना क्रूर, हैवान और निर्दयी गैंग अक्खे हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। इन लोगों की दरिंदगी के इतने भयानक किस्से हैं कि इस कहानी में कई बार आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। अरे मामा, इस गैंग का नाम है दंडुपालिया गैंग। कर्नाटक के बेंगलुरु से थोड़ी दूर बसा है ये गांव। 4000 की आबादी वाले इस गांव को आज से कुछ साल पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि गरीबी ने पूरे गांव को जकड़ रखा था। ना कोई सुख सुविधा, ना कोई संसाधन थे। लेकिन गांव में एक अमीर आदमी रहता था, नाम था वेंकट स्वामी। खूब सारी जमीन जायदाद थी। वहीं गांव के लोगों की मदद भी करता था, तो अक्खा गांव उसे मसीहा मानता था। स्वामी गांव में कभी कभार आता, गांव वालों की मदद करके चला जाता। एक दिन हुआ यूं कि वेंकट स्वामी बाहर था। वो इस टाइम पे गांव में कर्नाटक पुलिस का एक बड़ा काफिला स्वामी की तलाश में पहुंचा। गांव वाले डर गए और उस दिन गांव वालों को पता चला कि वेंकट स्वामी कर्नाटक का एक बड़ा डाकू है। उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इधर पुलिस वाले तो चले गए, लेकिन धीरे धीरे गांव में स्वामी की जो अच्छाई थी वह खत्म होने लगी। अब गांव के कुछ लौंडे वेंकट के गैंग में शामिल हो गए, क्योंकि वो भी अब अमीर बनना चाहते थे। अब इस गैंग ने डकैती, लूट, रॉबरी को अंजाम देना शुरू कर दिया। और 90 का दशक आते आते कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इनका आतंक फैला। इतना सब होने के बावजूद पुलिस को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच कोलार, बेंगलोर, केजीएफ, मांड्या, मैसूर, होसूर, दानाकानी कोट, चित्तूर और अनंतपुर यानी 3 राज्यों के करीब 12 जगहों पर क्राइम हुए जहां रोबरी हुई। लेकिन इन सभी रोबरी में एक बात कॉमन थी कि इन सारी रोबरी में कत्ल हुआ था और कत्ल करने का तरीका सेम था, यानी सभी का गला काट कर कत्ल किया गया था। यहाँ से पुलिस वालों के घोबड़े में एक बात समझ आ गई कि ये सारे कांड कोई एक व्यक्ति या कोई एक गिरोह कर रहा है। अब इस गैंग को पकड़ने के वास्ते इंस्पेक्टर एन चालापति के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इधर एन चालापति और उसकी टीम इस गैंग के क्राइम करने के तौर तरीकों को समझने में लगी थी। उधर कत्ल पे कत्ल हो रहे थे। करीब करीब 80 कत्ल हो चुके थे। 100 से ज्यादा घरों पर चोरी हो चुकी थी। सोना जवेरात भी खूब लुटा गया। इधर एन चालापति ने अपना दिमाग लगाया और अपने मुखबिरों को एक्टिव कर दिया कि पता करो कि पूरे कर्नाटक में ऐसे कितने जौहरी है जो सोना खरीदते हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से। तभी कर्नाटक में एक जौहरी सामने आया जो गैर कानूनी तरीके से सोना खरीदता था। इधर पुलिस का पूरा काफिला उसी दुकान के आसपास भेस बदल कर कई महीनों तक लगा रहा। एक दिन 3 लोग वहां सोना बेचने आए। तुरंत पुलिस ने उठा लिया। उनमें से एक महिला भी थी। इधर कई दिनों तक पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा था। इधर पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया, खूब मारा पीटा, दर्दनाक तरीका अपनाया, फिर भी महिला तक ने मुंह नहीं खोला। इधर एन चालापति इस गिरोह के ऊपर अक्की पीएचडी कर चुका था। उसने एक चीज जानी थी कि ये लोग अमावस की रात मुर्गा काटते हैं, अपने भगवान को चढ़ाते थे और मुर्गे का खून भी पीते थे। इत्तेफाक से जब ये लोग कस्टडी में थे तभी अमावस की रात आई। उनके लिए मुर्गा लाया गया। तीनों ने मुर्गा काट कर
उसका खून पिया। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा, अब सच बोलो। तो साले तोते की तरह बकना शुरू कर दिए और कहानी आई दंडूपालिया गैंग की। तो मामा कहानी यह थी कि वेंकट स्वामी ने दंडूपालिया गांव के लोगों को अमीर बनने का ख्वाब दिखाकर गैंग में शामिल किया और अमीर बनने की लालच में गांव के बहुत सारे लोग गैंग में शामिल भी हो गए। उसमें ज्यादातर बच्चों और महिलाओं को शामिल किया गया था और शुरुआत अपने ही परिवार से की थी। स्वामी ने खुद की बेटी और बेटे को भी गैंग में शामिल किया था। गैंग की महिलाएं भेष बदलकर शहरों में चूड़ी बेचने या फिर किसी और के काम के जरिए वहां जाती और कोशिश करती कि घर में घुसकर सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके। यानी दंडूपालिया गैंग की महिलाएं रेकी करती और गैंग को रिपोर्ट देती। फिर गैंग के मेंबर दिन ढलने का इंतजार करते। जब ये लोग धावा बोलने जाते तब 7 से 8 लोग अलग अलग रास्तों से जाते। एक बंदा टेलीफोन की लाइन काटता तो दूसरा बंदा अड़ोस पड़ोस के घरों में बाहर से कुंडी लगा देता ताकि अड़ोस पड़ोस से कोई मदद करने ना आए। फिर ये लोग धावा बोलते, सोना जवेरात पैसा लूटते, बाद में उस घर के एक शख्स का गला काटते। यह उनका नियम था। वहीं इस गैंग के पुरुष जहां भी डाका डालने जाते उस घर की महिलाओं के साथ रेप करते। इन लोगों ने करीब 40 महिलाओं के साथ बलात्कार किया हुआ था। अब पुलिस के पास सारी जानकारी आ चुकी थी। इसके बाद इस गैंग के 19 लोगों को उठाया गया, मुकदमा चला और इनमें से 11 लोगों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, 5 को उम्र कैद की सजा सुना दी। रे मामा, ये तो सिर्फ 19 लोग ही थे जो पकड़े गए, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर भी थे। एक बार इस गैंग के एक मेंबर के ऊपर सुनवाई हो रही थी, तब उसने डायरेक्ट जज को धमकी दी कि तुम अपन को सजा सुना दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लोग आएंगे, तुझे तेरे परिवार के साथ खल्लास कर डालेंगे। इस धमकी के कारण कई महीनों तक सुनवाई रोक दी गई थी। तो भाई लोग, अब माहौल यह है कि दंडूपालिया गांव अब बर्बाद हो चुका है। इस गैंग की वजह से ये गांव इतना बदनाम हुआ कि हिंदुस्तान का एक भी गांव इतना बदनाम नहीं होगा। तो भाई लोग, ये थी दक्षिण भारत की सबसे खूंखार दंडूपालिया गैंग की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।